हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लासिक्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हम लोगों का थर्ड वीडियोस है। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। चलिए बिना समय गंवाए वीडियोस को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेटूर बांध। तो बताना है कि मेटूर बांध किस राज्य में है, तो यह है तमिलनाडु में। और यह किस नदी पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कावेरी नदी के निचले छोर पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक का कृष्णराजा सागर बांध किस नदी पर है। तो सबसे पहले याद रखना है कि कृष्णराजा सागर बांध किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। और यह किस नदी पर अवस्थित है, तो यह है कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हीराकुंड बांध किस राज्य में है और यह किस नदी पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ग्राम सभा में लोग किस प्रकार चुने जाते हैं। तो ग्राम सभा में लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है सुरु नदी जो लद्दाख में बहती है किसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले याद रखना है कि सुरु नदी कहाँ पे बहती है, तो यह बहती है लद्दाख में। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक डैम का अर्थ है। तो इसका अर्थ है छोटे छोटे बांध बनाना एवं टंकियां बनाना। और इसके उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है बाढ़ के पानी को रोकना और कटाव वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पंचायत में उल्लेखनीय कार्य हेतु। किस में दिया जाता है, यह दिया जाता है पंचायत में उल्लेखनीय कार्य हेतु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या है। तो यह इसका पहला स्तर है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं, इसलिए वह जवाबदेह होती है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि इसे लाया कौन था, तो इसे लाए थे बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का संबंध किससे है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोगों को 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 3 पॉइंट याद रखना है। इसमें इसका पहला क्रम क्या होता है, इसका पहला क्रम होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। इसका दूसरा क्रम क्या होता है, पंचायत समिति। और थर्ड में आता है जिला परिषद, ठीक है। आप लोग इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। फर्स्ट में ग्राम पंचायत, सेकेंड में पंचायत समिति और थर्ड में होता है जिला परिषद, ठीक है। अगर आप लोगों ने बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया होगा या उसके प्रीवियस ईयर को कभी बनाया होगा टीआरई 3 की तैयारी के दौरान, या सॉरी टीआरई 3 तो अभी आने ही वाला है, टीआरई 1 या 2 के दौरान, तो आप लोग इस क्वेश्चन से अवगत होंगे, ठीक है ना। ये हूबहू प्रश्न पूछा गया था कि बताना था, उसमें ये क्रम को सजाना था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर नागौर स्थान पे बनाया गया, ठीक है। और ये कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि किस संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या होता है, ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। आप लोग याद रखेंगे इसका वर्ष भी, ठीक है ना। ये 73वां संविधान संशोधन कब आया गया था, कब आया था, तो ये 1992 में। और आप लोगों को यह भी याद रखना है कि नगर पालिका का गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ था, तो यह हुआ था 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। 74वां संविधान संशोधन यह भी 1992 के तहत ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पंचायत संविधान के किस भाग में है। तो पंचायत संविधान के किस भाग में है, तो पंचायत है संविधान के भाग 9 में, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 243 के क से 243 के 9 तक, ठीक है ना। चलिए टवर्गीय 9 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ठीक है। पंचायत में महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया जाता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो यह दिया जाता है अनुच्छेद 243 के घ के तहत। किसके तहत, 243 के घ के तहत, ठीक है। यानी पंचायत में जो स्थानों का आरक्षण है वह दिया जाता है अनुच्छेद 243 के घ के तहत। ये मैं जितने भी फैक्ट्स बता रही हूँ इसमें 2-4 पॉइंट्स मैंने
मतलब अपनी तरफ से ऐड किया है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके, ठीक है ना? ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे टर्म्स मैंने खुद से यहाँ तक कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो सके या एडिशनल फैक्ट्स आपको मिल सके। चलिए, अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत चूँकि एनसीईआरटी में है ये टर्म, तो इसके अनुच्छेद को हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243 के क के तहत किया गया और पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 के ख के तहत किया गया, ठीक है? तो इसको आप लोग अभी ही अच्छे से पढ़ते जाएँ, ठीक है ना? इसको लास्ट के लिए ना छोड़ें। अगर आप लोग अपना एनसीईआरटी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें ये सब पॉइंट्स ऐड करते चलें, ठीक है? ये आप लोगों को आगे काफ़ी सुविधा देगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है पटवारी का काम है। तो पटवारी का क्या काम है? ज़मीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना। क्या काम है? ज़मीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना। इसके अन्य नाम हैं, पटवारी के अन्य नाम क्या-क्या हैं? तो इनका नाम है लेखपाल या कानूनगो या ग्रामीण अधिकारी, ठीक है? ये किसके नाम है? पटवारी के ही अन्य नाम है, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है जरीब। ये जरीब वर्ड क्या होता है? ठीक है? तो जरीब का अर्थ होता है पटवारी के पास खेत नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर होती है, उसे जरीब कहते हैं। पटवारी जो खेत नापने के लिए लंबी लोहे की जंजीर का उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग जरीब कहते हैं, ठीक है? और पटवारी का एक और काम है कि यह किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है? तो ये किसानों से क्या करते हैं? भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। अब पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करते हैं? तो पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करते हैं। कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं। चलिए, ठीक है? यहाँ तक नेक्स्ट पॉइंट है बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान। तो बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है छोटे शहरों, कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान क्या कहलाते हैं? नगर पालिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नगर पालिका। और आप मुझे बताएँ कि नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है? या किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है? और नगर पालिका संविधान के किस भाग में है? चलिए, मैंने इसका आंसर आपको इससे पहले बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1994 में सूरत किस बीमारी से भयंकर ग्रसित था? ठीक है, तो 1994 में सूरत प्लेग की बीमारी से ग्रसित था। किससे था? प्लेग की बीमारी से। चलिए, ये सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी के हैं। मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने इसको कहीं और से ऐड किया है। ये एनसीईआरटी के टर्म है। अगर आप लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग प्लीज़ एक बार बुक को पढ़ें और खुद ही आप इससे अवगत हो जाएँगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कलपट्टू गाँव कहाँ है? तो कलपट्टू गाँव तमिलनाडु में है और सेम है पुदुपेट। पुदुपेट गाँव कहाँ है? तो पुदुपेट भी तमिलनाडु में है। तो हम लोगों को 2 गाँव की चर्चा की गई थी, तो मैंने बस उसको एज़ इट इज़ लिख दिया कि कलपट्टू गाँव और पुदुपेट, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है चखेसंग समुदाय रहते हैं। तो चखेसंग समुदाय कहाँ रहते हैं? तो ये नागालैंड में रहते हैं, ठीक है? चखेसंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड में है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है? और आप लोग अपने आंसर पॉइंट वाइज़ लिख के देंगे ताकि मुझे भी समझने में सुविधा हो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है चखेसंग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो चखेसंग सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। किस प्रकार की करते हैं? सीढ़ी-नुमा खेती, ठीक है? चलिए, सीढ़ी-नुमा खेती क्या होती है? तो यह होती है पहाड़ों की ढलाऊ जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए, ये क्यों किया जाता है? तो यह इसलिए किया जाता है कि इसमें प्रत्येक सपाट टुकड़ों को ठीक है ना? इसमें प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठाने का रीज़न यह होता है कि इससे इसमें क्या होता है, ऐसा करने से इसमें पानी भरा रहता है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि यह जो स्ट्रक्चर फिर बनता है, ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना? चलिए, सीढ़ी-नुमा खेती इस प्रकार के एरिया में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कैटामरैन क्या है? ठीक है, तो कैटामरैन जो है वह मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है, ठीक है? आप लोग वर्ड पे ध्यान देंगे, कभी-कभी ये वर्ड्स ही आ जाते हैं जो कन्फ्यूजन के सिचुएशन को ला देते हैं। तो आप लोग अगर एक बार भी सुने होंगे, तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, तो आप उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है? तो कैटामरैन क्या है? मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के प्रजनन का समय। तो मछलियों के प्रजनन का सबसे उत्तम समय क्या होता है? तो यह होता है मानसून के दौरान करीब 4 माह तक, ठीक है? मानसून के दौरान करीब 4 माह तक का जो समय होता है वो मछलियों के प्रजनन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। फसल चक्र का
एक क्रम है, इसको आप लोग बस देख लेंगे। पहले आता है रोपाई, फिर होता है बुआई, फिर आता है निराई, फिर होता है कटाई, ठीक है? तो इसको आप लोग एक बार सीक्वेंस को देख लेंगे। अगला पॉइंट है कि पावर लूम फैक्ट्री। तो पावर लूम फैक्ट्री क्या होती है? तो यह होती है बिजली से चलने वाले कड़घे। क्या होती है यह? बिजली से चलने वाले कड़घे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर क्या है? तो यह एक केंद्रीकृत दफ्तर है, ठीक है? चलिए कोरेगाँव, कोरेगाँव का संबंध किस राज्य से है? तो कोरेगाँव का संबंध महाराष्ट्र से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन अवधि है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन अवधि है 1891 से लेकर के 1956 तक, और इनकी जाति थी महार जाति। और यह वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? तो यह इंग्लैंड गए थे, और इन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तित करके क्या रख लिया था? तो इन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मैंने कल आप लोगों को पॉलिटी के पार्ट 2 वीडियोज़ में अनुच्छेद दो 14 से लेकर के 18 तक बताया था, ठीक है? तो उसमें एक सिली मिस्टेक हो गया था कि मैंने अनुच्छेद 14 में कहा था समानता का अधिकार, वहाँ मुझे बताना था विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो आप लोग उसको विधि के समक्ष समानता का अधिकार समझेंगे, ठीक है? और एक पॉइंट उसमें मैंने नेल्सन मंडेला जी के संदर्भ में बताया था, तो मैंने कहा था कि डोना मंडेला भी साथ में जेल गई थी। यहाँ मुझे एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था। आप लोग बस ये याद रखेंगे कि नेल्सन मंडेला जी को 27 वर्ष की सजा हुई थी रंग-भेद के खिलाफ आंदोलन करने हेतु, ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट था जो पीछे की वीडियोज़ में थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आज हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 6 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7 करने जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से कंप्लीट कर ही लें, और फिर हम लोग जब क्लास 7 की ओर बढ़ेंगे तो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।